नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पुरवैया दिग्गज और आज हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। मांझी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में। बहुत शुक्रिया। अहम सवाल ये उठ रहा है, इस वक्त कहा जा रहा है कि ये कांटों भरा ताज है आपके लिए। एक तरफ महागठबंधन की चुनौती, दूसरी तरफ विपक्ष जिस तरीके से आरोप आप पर लगा रहा है या पूरे महागठबंधन पे लगा रहा है कि कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति हो रही है जंगल राज की। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए एक मुख्यमंत्री के नाते? देखिए, ये दो इशू आपने कहा है। एक इशू तो महागठबंधन की बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, इसलिए कि इसका एक हम लोग अनुभव ले लिया है गत उपचुनाव में, 10 उपचुनावों में, और उसका लाभ भी हम लोगों को मिला है। और जो हम लोगों की पहले अवधारणा थी कि हमारा जो सेकुलर वोट्स है उसके बंटवारा के चलते लोकसभा में हम लोगों की ये हालत हुई, और उस चीज़ से सबक लेकर के हमारे नेताओं ने, जो पार्टी प्रमुख हैं, देख रहे हैं इस मामले को, उन लोगों ने आवश्यकता समझी कि देश की सार्वभौमिकता, देश की अखंडता को बचाने के लिए देश की जो नीतिगत निर्णय है संविधान की, उसको ठीक रखने के लिए आवश्यकता है कि सेकुलर फोर्सेज एक हों, और एक हो कर के आज दिखला दिया। और उसका लाभ भी मिला कि 10 सीट में 6 सीट हम लोगों ने जीती है। 2 सीट अगर हम लोग हारी है तो सिर्फ टिकट बंटवारा के चलते कि हमको कुछ बदलाव करना चाहिए था, वो नहीं किया, लेकिन तो भी वोट का जो परसेंटेज हुआ है हम लोगों के फेवर में हुआ है। आप कह सकते हैं कि 4 विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उनका मार्जिन है चारों सीट मिला के 42-43 हज़ार वोट। और आपको अवगत होगा कि एक सीट जो जदयू का जीत है हम लोगों को प्रवक्ता का, अकेले 57,000 वोट के मार्जिन से हम लोग जीते हैं। और इसी प्रकार से अन्य 5 हैं, तो सब मिला कर के जीत का मार्जिन हम लोगों का बहुत है। और परसेंटेज जो हम लोगों ने सोचा था कि मिलेगा वो ठीक रहा। तो कहने का गरज है कि अब इसमें आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब चुनाव आने की बात होगी तो सीट शेयरिंग में थोड़ा आगे पीछे होता है, और हम लोगों में न तो कोई नेतृत्व का सवाल है और न तो किसी प्रकार की बात है, इसलिए ये महागठबंधन बहुत स्मूथली चलेगा। दूसरी बात आप लोगों ने जो कही वो है कि विरोधियों के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही जा रही है, जिसमें जंगल राज की भी बात आती है। मैं कहता हूँ कि आज के विरोधी और ख़ास करके भाजपा के लोग जो हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं मिलती, तो छोटे छोटे बातों को लेकर के वो अपना जुमला पेश करते रहते हैं। आप कह सकते हैं कि आज हम लोगों ने लगभग 90,000 जो केस में फंसे हुए थे या केस में कन्विक्टेड हुए, उन लोगों को आज जेल हम लोग भेज करके आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारा है। आज बिहार का ग्रोथ रेट बढ़ा है। आज बिहार जीडीआर में हिंदुस्तान के सभी राज्यों से आगे है। हर दृष्टिकोण से बिहार से बाहर के लोग कह रहे हैं कि बिहार में प्रगति हो रही है, शांति है, और निवेशक लोग भी यहाँ आने को आतुर हैं। आज बिजली की स्थिति हमारी ठीक हुई है, जहाँ 5 और 6 2006 में हम लोग 600-700 मेगावाट बिजली दे रहे थे। आज लगातार आप सुन रहे होंगे कि 2300 से 2500 मेगावाट तक बिजली हम लोगों ने दिया है। हाल में जब पर्व का मामला था उस समय 2700 मेगावाट बिजली दिया है। इस साल के अंत जाते जाते हम लोग 3000 मेगावाट बिजली देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आज 12 से 15 घंटा बिजली दे रहे हैं, और देहात के क्षेत्र, शहर के क्षेत्रों में हम लोग 22 घंटा बिजली दे रहे हैं। कंसिडरेबली इसमें हम लोगों ने सुधार किया है। उसी प्रकार से रोड वगैरह ये सब की बात है, स्कूल है, स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनको हर तरह से सुविधाएं दे रहे हैं। उनकी छात्रवृत्ति हम बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि फर्स्ट डिवीज़न देने वालों को दी जाती थी मेधावृत्ति, हमने निर्णय लिया है कि
सेकंड डिवीज़न पढ़ने वालों को भी हम पास करने वालों को देंगे, क्योंकि अधिकांश वे लोग गरीब होते हैं, बड़े लोग होते हैं या चालाक लोग होते हैं, अपने बाल बच्चों को साधन के बल पर पढ़ाते हैं, किताबें देते हैं, ट्यूशन कराते हैं, इत्यादि सुविधा देते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न ले आते हैं। लेकिन गरीब तबके के लोग जो स्कूल जाने में भी उसको दिक्कत होती है, वैसे लड़का अगर सेकंड डिवीज़न पास करता है तो उसको हम ज़्यादा मेरिटोरियस समझते हैं जो फर्स्ट डिवीज़न लाता है। पैसा उसको ज़रूरत है आगे पढ़ने के लिए, इस सोच करके हम लोगों ने आज उनको 8,000 रुपया देना स्वीकार किया है। फिर बच्चियों की शिक्षा के संबंध में भी आप देखें कि जो +2 पास कर लेती है बच्ची, फर्स्ट डिवीज़न करती है, उसको 15,000 और सेकंड डिवीज़न पास करती है उसको 10,000 देते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, सारे क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को यदि वो जंगल राज कहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि सुशासन का क्या अर्थ है उनके सामने। और रही बात जंगल राज, किसी ने कोई कह दिया था कभी, एक अलग बात है। हम लोग लॉन्ग देर, हम लोग जो अपने एंसेस्ट्रल की बात देखते हैं तो हमारे लोग नंगे होते थे, कपड़ा चीज़ के अभाव होती थी, तो वो नंगापन को हम आज याद करेंगे। तो उसी प्रकार से ये जंगल राज की बात बहुत पुरानी है, लोग कह दिए हैं, बहुत तरह से सुधार हुआ है, हिंदुस्तान के मानचित्र पर बिहार आगे बढ़ा है। इसलिए उनको जंगल राज कहने के सिवाय कोई मुद्दा ही नहीं है। किस चीज़ पर वो कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर में एक छोटी सी चोरी होती है तो उसको इशू बना लेते हैं, और जबकि पहले जब हम लोग नहीं आए थे तो क्या क्या नहीं होती थी। आज किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ है, अगर कहीं कोई घटना होती है तो देखते हैं कि त्वरित रिकवरी होती है और उस पर कार्रवाई हो जाती है। और हमारी जांच एजेंसियां, हमारी पुलिस एजेंसी यहाँ बहुत सक्षमता से काम कर रही है। बावजूद इसको हमको कहने में कहीं दिक्कत नहीं है कि ये सोशल एस्पेक्ट है। सोशल थॉट्स में 2 जोड़ 2 4 नहीं होता है, उसमें कहीं आगे पीछे होता है। तो कभी लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है तो नहीं गड़बड़ा जाता है तो हम लोग सतर्क होते हैं, उसको रोकते हैं। कहीं और तरह की बातें आती है उसको प्रयास करते हैं। एक सरकार है, 11 करोड़ की जनसंख्या वाली राज्य है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्नता है, सबको समन्वय करके ले चलने में थोड़ी कहीं कहीं दिक्कत होती है, तो उसको हम लोग बहुत अच्छा से कैरी आउट कर रहे हैं। हमारा राज्य ठीक ढंग से चल रहा है, सुशासन है और ये ठीक से चल रहा है। इसके लिए आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो एक भाई प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमारी की है ये बड़ाई और प्रशंसा। आप अमर्त्य सेन की बात सुन सकते हैं, वो आए थे, उन्होंने कहा, और दूसरे प्रकार के भी लोग। आप लोग बिहार के ग्रोथ मॉडल की तुलना गुजरात के ग्रोथ मॉडल से भी की जाती है। नीतीश जी सही बात है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, चाइना के लोग भी कहता है कि बिहार बहुत आगे से बढ़ रहा है। तो इन लोगों को अगर नहीं सूझता, नहीं दिखता या जानबूझ करके कुछ वैसा करते हैं तो ये तो उनकी मर्जी है, इसलिए वो भी उनकी बात कहना बेमानी है। अहम सवाल तब यहाँ पर लाजमी ये है मुख्यमंत्री जी, एक दौर था जब 2 दशक की दुश्मनी थी और दूसरी तरफ 17 साल की दोस्ती थी। उस 2 दशक की दुश्मनी को भुलाकर लालू जी के करीब आए नीतीश जी। अब महागठबंधन तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि महागठबंधन अपने पांव बिहार के अलावे किसी और राज्य में पांव पसार सके। बहुत कयास लगाए जा रहे थे, बहुत उम्मीदें थी कि शायद महागठबंधन बीजेपी को रोकने में अन्य राज्यों में भी कारगर भूमिका निभा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड फ्रंट का हर वक्त हसर हुआ, वैसा ही हसर कहीं ना कहीं महागठबंधन का भी हुआ, एकमात्र बिहार में ही सिमट कर रह गई। नहीं, सो बात नहीं है, प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कहा कि 15 वर्ष का जो था हम लोगों का किसी प्रकार का बेमनस, वो बेमनस नहीं। राजनीति में कोई परमानेंट किसी का दोस्त नहीं होता है और न किसी का दुश्मन होता है। समय की नाजुकता के अनुसार नीतियाँ बदलती है और एक उद्देश्य देखा जाता है कि मूलभूत उद्देश्य क्या है। तो आज हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो संविधान हमारा बना है, संविधान के स्पिरिट को हम कैसे अक्षुण्ण रखें। अब उसका स्पिरिट है कि हम जनतंत्र में विश्वास किया और ये अनेकता में एकता की बात की, हम धर्मनिरपेक्षता में बात की है। इन सब मूलभूत सिद्धांतों पर अगर करारा कोई चोट करता है तो ये एक राष्ट्रीय समस्या बन जाती है और राष्ट्रीय समस्या बनकर के कहीं कहीं हमारी स्वतंत्रता को भी एक तरह से थ्रेटनिंग हो जाता है। वैसी परिस्थिति में छोटी छोटी भूल को भुला करके उन ताकतों से
ये बदला लेने के लिए या उनका सामना करने के लिए आदमी लोग मिलते हैं। आज यही हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठीक है बीजेपी के साथ थे और तब तक साथ रहे जब तक एक सर्टेन सिद्धांत था, 3 सिद्धांत था, उन सिद्धांतों को छेड़छाड़ यदि नहीं किया जाएगा तो हम उनके साथ रहेंगे। वो सिद्धांत था 370 का, क्लॉज कश्मीर का, वो था कॉमन सिविल कोड का, वो था मंदिर मस्जिद निर्माण का। ये सब में अलग सिद्धांत निरूपित कर दिए गए थे, लेकिन उन सब विषयों पर देखा गया कि गुपचुप से वो वार करने की बात आ गई तो नीतीश कुमार अपना कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाए, हम लोग भी उपस्थित थे और वही निर्णय लिया गया कि अगर इस प्रकार की बात होगी तो फिर हम लोगों को बीजेपी के साथ रहने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू से समाजवादी रहे हैं और हिंदुस्तान की सांप्रदायिक भावना को भी हम लोग समझते हैं, जो कि धर्मनिरपेक्षता की नीति में विश्वास करते हैं लोग। यहाँ अनेक कल्चर के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक भाषा के हैं, अनेक वेशभूषा के हैं। उसको अगर कहा जाएगा कि डिक्टेटर ऐसा कि एक वेशभूषा बनाओ, एक भाषा बोलो, एक धर्म को मानो, तो संभव है? हम समझते हैं कि ऐसा करने से हिंदुस्तान टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और अभी बगल में चीन और पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका इत्यादि सब लोग हिंदुस्तान पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। वैसे में जहाँ समझेगा कि हम थोड़ा कमज़ोर हुए तो फिर हम पर वो हमला बोल देगा, और हमला बोलेगा तो हम कमज़ोर रहेंगे, तो हमारा देश फिर गुलाम हो सकता है। तो जो जिसमें राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीय की भावना कुटुर के भरी है, अपना व्यक्तिगत जो कहीं कुछ भावनाएं हैं, कुंठाएं हैं, उनको त्याग सकता है और त्याग करके लार्जर इंटरेस्ट में लोगों से हाथ मिला सकता है, जो उन सभी शक्तियों से बदला ले सके। तो आज की परिस्थिति यही है। अभी आप देखें, हमारे नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हुए हैं। अभी हाल में यहाँ हरियाणा में एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन होने वाला है, जिसमें चाहे चौटाला हों, चाहे बिजू पटनायक के परिवार के वहाँ हों, उड़ीसा के हों, या और लोग जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, फिर हमारे शरद यादव जी, ये सब लोग वहाँ जाएंगे। ये सब एक प्रयास है कि मायावती ने जिस तरीके का जवाब दिया उससे तो ऐसे प्रतीत होता है कि बहुत इच्छुक नहीं है कि महागठबंधन में वो भी शामिल हो। देखिए, सबको अपना अपना कुछ सोच है, और सोच है इसी को कहा जाता है बार्गेनिंग, कि उनके भी दिल में वो नहीं कभी चाहते कि भाजपा के लोग सत्तारूढ़ रहें या भाजपा के द्वारा देश की बर्बादी हो, वो नहीं चाहती। लेकिन अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, वो कुछ दिमाग में ला सकती हूँ कि हमको अमुक पद की बात कर रहे हैं, बातचीत उनसे करेंगे आप लोग। निश्चित सबसे बातें होगी। अब ये जो आरोप लगाया जाता है कि जैसे थर्ड फ्रंट प्राइम मिनिस्टर्स क्लब बन के रह गया, सारे दावेदार थे प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन के लिए, वैसे क्यों ना मान लिया जाए कि महागठबंधन भी कभी ना कभी प्राइम मिनिस्टर्स क्लब होगा या सीएम्स क्लब होगा? देखिए, पद की आकांक्षाएं तो करीब करीब सबको होती है, लेकिन सब कोई तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। लार्जर इंटरेस्ट में लोग को आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वैसी परिस्थिति में जब बातें आएगी तो इन सब पर भी बात होगी। जो शीर्षस्थ नेता करेंगे वो हमारे प्रव्यू से बाहर का चीज़ है, लेकिन तो भी हम एक कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने के लिए, हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए जो हमारे नेता जो अभी लगे हुए हैं, सब में राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी हुई है। ये लोग किसी भी परिस्थिति में कोई भी पद का त्याग करके एक लार्जर इंटरेस्ट में यूनिटी बरकरार रखेंगे। और ब्रेक पे जाने के पहले एक छोटा सा सवाल और उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए कि आपको लग रहा है छोटे भाई बड़े भाई की दोस्ती दूर तक जाएगी? क्यों नहीं, पहले ही कहा, इसका तो वर्णन कर चुके हैं हम कि छोटे भाई या बड़े भाई दोनों एक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। आपसी थोड़ी थोड़ी सी बात के चलते अलग हुए थे, वो सारी बात में आत्मसात हो गई है। ये समझते हैं कि गरीबों की भलाई के लिए, बिहार के विकास के लिए ये दोनों को मिलना बहुत आवश्यक है। और अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो बिहार में खास करके गरीब की बात मैं कहता हूँ तो सभी जातियों में गरीब होते हैं, उनके तबके के, उन गरीबों तबके के लोगों को विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये लोग नहीं मिलेंगे तो ये गरीब तबके के लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए आपसी अगर कोई भी बातें अंदरूनी होगी तो वो सबको
मिटा करके भूल करके नई रास्ता इन लोगों ने चुनी है। ये रास्ता पर ये लोग बढ़ेंगे और इनको सफलता मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो निश्चित रूप में आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे आखिर इस महागठबंधन को नेतृत्व कौन प्रदान करेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका प्रो या दिग्गज में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। ब्रेक पे जाने के पहले अहम सवाल हमने आपसे किया था कि आखिर इस महागठबंधन को अब नेतृत्व कौन प्रदान करेगा। क्या लालू प्रसाद माना जाए बड़े भाई की भूमिका में है तो महागठबंधन को भी वो नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, या स्वच्छ छवि वाले नीतीश कुमार इसे नेतृत्व प्रदान करेंगे? देखिए, लार्जर काउज के लिए, व्यापक काउज के लिए छोटी छोटी बातों को भूला जाता है। ये नेतृत्व का सवाल लार्जर जो काउज, व्यापक जो हमारा उद्देश्य है उससे पीछे है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि नीतीश कुमार ईमानदार छवि के हैं, कार्य क्षमता है, सब कुछ दिखा के आए हैं। लालू जी में वो क्षमता है जिन्होंने कांग्रेस के पतन के बाद समाज को उन्होंने एक सामाजिक गरीबों को उन्होंने एक गरिमा दी, जुबान दिया। दोनों का अपना अपना महत्व है। वैसी परिस्थिति में नेता का चुनाव का प्रश्न यहाँ पर नहीं है। प्रश्न है कि दोनों मिल कर के काम करें और करने के बाद नेतृत्व की जहाँ तक बात आएगी तो जो विधायक जीत करके आवेंगे नेता चुनेंगे, और अपनी अपनी पार्टी का अलग अलग नेता है। अब जदयू की बात जहाँ तक कहिएगा तो हम लोग तो निर्विवाद कहते हैं कि नीतीश कुमार हम लोग के नेता हैं। उसी प्रकार से राजद की बात है तो वहाँ निर्विवाद वहाँ लालू प्रसाद जी हैं। कांग्रेस की बात है, उनके यहाँ भी नेता लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों पार्टी के लोग आपस में बैठ करके जो राज्य के हित में होगा उस पर लोग निर्णय ले लेंगे। ये कोई समस्या हम लोगों के पास नहीं है, नेतृत्व का कोई समस्या नहीं है। एक विचारधारा ऐसी भी है कि जीतन राम मांझी जी बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। लालू जी का भी बयान आया था कि आपकी वजह से उन्होंने समर्थन दिया जदयू को, और जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी जहां सरकार लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा कि सरकार अब नहीं चल पाएगी बिहार में, वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं राजद ने इस सरकार को उस संकट से उबारा। यानी कि राजद का समर्थन जदयू को आपके नाम पर प्राप्त हुआ। आपको नहीं लगता कि आपके नाम को लेकर तमाम पार्टियों में ज़्यादा सहमति बन सकती है बनस्पत किसी दूसरे नाम को? नहीं, इसको मैं नहीं मानता हूँ। इसको हम इस रूप में देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपस में फूट डालने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। यहाँ ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, सब में देशभक्ति कूट कूट के भरी है, सब में गरीबों के प्रति अगाध प्यार है, सब में क्षमता है, सब करना चाहते हैं। रही बात मौका मिलने की, तो नीतीश कुमार जी ने शो किया है, लालू जी ने शो किया है, जीतन मांझी को मौका मिला है, वो भी कर रहा है, लेकिन उन्हीं लोगों के चरण चिन्हों पर काम कर रहा है जो उन लोगों ने माइलेज सेट किया है, रोड मैप बनाया है, उस मैप को आगे बढ़ा रहा है। और इसमें किसकी सम्मति हो जाती है, कौन किसको ज़्यादा मानता है, तो मानने वाले पर निर्भर है। उस चीज़ को हम नहीं सोचते हैं और न हम समझते हैं इसकी आवश्यकता है। हाँ, जो समय मिला है मैं मान के चलता हूँ कि हमें समय बहुत थोड़ा मिला है, उसी में हम पुराना जो रोड मैप है उसको आधार लेते हुए कुछ नई बातों को परिमार्जन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए अभी आपको हमने कहा, नीतीश कुमार जी ने फर्स्ट डिविजनर को मेधावृत्ति देने का निर्णय लिया था। सब कोई बहुत किए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमारी सोच उसमें आई कि मेधावृत्ति में फर्स्ट डिवीज़न पास करने वालों में गरीबों की संख्या कम होती है। गरीब के बच्चे हम लोग के पास आते जाते रहते हैं। मैट्रिक पास किया, बेटी उनकी IAS पास की, बहुत लोग आते हैं हम लोग के पास। हम लोग तो पढ़ा दिया हुजूर, यहाँ तक आगे हम लोग को पढ़ने का हिम्मत नहीं है, आगे बढ़ने का आपने उन्हें रास्ता दिया है। हाँ, वो हिम्मत नहीं है, इसीलिए तो ये सोच तो जीतन राम मांझी की थी। हम इसमें भी सोच करके उन लोगों को ऐसा मौका दिया। तो मेरा कहने का मतलब कि थोड़ा परिमार्जन की बात आई, हम परिमार्जन किया, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। दैट डज नॉट मीन कि उनका कोई कंट्रोडक्टरी बात हम लोग कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी की तो बात उन्होंने 20% काम किया तो हम 21वां% में ले गए। हमारा संकल्प है कि अगर वो 20% काम किए हैं तो 19% हम नहीं होने देंगे।
21 हो जाए, 22 हो जाए, 23 हो जाए, अलग बात है, लेकिन हम उसी लाइन पर चलेंगे। अब इस चीज़ में ये बात नहीं कही जा सकती, कभी समय समय की बात है। उस समय जिसमें उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में 10,000 रुपये देने की बात की होगी, उस समय फाइनेंशियल स्थिति हमारी क्या थी। आज इस वर्ष में आप जानते हैं, उस साल हमारा बजट था 34,000 करोड़ का, और इस साल बजट हमारा है 42,000 करोड़ का। थोड़ा बजट बढ़ा है, तो हमको ही मन में हुआ कि ये सब बातें कुछ करें। तो कहने का मतलब जो हम लोग कर रहे हैं सब एक उद्देश्य से कर रहे हैं। इसीलिए इस काम को अगर कोई कहे कि ये अच्छा कर रहे हैं, वो गलत था, कंपैरिजन करेंगे, तो हम कंपैरिजन में विश्वास नहीं करते हैं, काम में विश्वास लेकिन करते हैं। कंपैरिजन ना भी किया जाए। जीतन राम मांझी जी, जैसा आप इशारे में कह रहे हैं, जिस तबके पर अभी तक किसी भी राजनेता का ध्यान नहीं गया था, उस तबके को आपने टटोला, उसकी नब्ज को जांचा, परखा और एक रास्ता प्रशस्त किया उसके उज्जवल भविष्य के लिए। क्यों ना बिहार की जनता आप में उम्मीद अगर जगा रही है, तो आप उनकी उम्मीदों के हिसाब से ये मान लें कि दूसरा मौका भी मिलेगा तो आप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। ये प्रश्न कहाँ है। आप जानते हैं कि राजनीति में बहुत तरह के लोग होते हैं। हम 1980 से राजनीति में हैं, बहुत बार मंत्री बनने का भी मौका मिला है, 6 बार असेंबली का चुनाव भी लड़े हैं, यूनिवर्सिटी सहित कई एक इंस्टीट्यूशन में बहुत सफलता से काम किया है। लेकिन ये कहिए कि हमको मुख्यमंत्री बनने का कोई आकांक्षा थी थोड़े, हम नहीं समझते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। आज भी हम कह रहे हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ चूँकि हमको कहा गया, हम यहीं पर बैठे थे तो नीतीश कुमार जी ने कुर्सी पर बैठाई और कहा आज से कुर्सी आपकी, तो हम अचंभे में पड़ गए कि क्या आप बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब मेरी कभी कोई सोच नहीं रही। आज भी जो परिस्थिति बन रही है, हम ये कभी सोच करके न कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री की बात के लिए हम कोई प्रयास करेंगे या मेरी कोई एम्बिशन है, ऐसा कोई एम्बिशन नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि अगर लोग का विचार होगा, समझेंगे, तो हम उत्तरदायित्व से भागेंगे नहीं। हम जिस प्रकार से आज उत्तरदायित्व से नहीं भागे, एकावेक कहा गया, हम कह भी सकते थे कि क्या किए, हम न कभी सोचते हैं न किए हैं, हमारे पास कोई इमेजिन नहीं है कैसे मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। लेकिन हमको वहाँ पर अपनी क्षमता और अपने समाज की क्षमता की बात आ गई कि अगर हम भागेंगे तो लोग यही कहेगा कि जीतन मांझी एक शेड्यूल कास्ट का लड़का है, उसको मौका मिला, वो अपने उत्तरदायित्व से भाग गया। उसी प्रकार से आगे अगर कोई ऐसी बात आएगी, लोगों का विचार होगा कि ना जीतन मांझी ही रहे, तो हम भागने वाले नहीं हैं, ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। थोड़ा सा विषय को मोड़ना चाहूँगा। अभी हाल के दिनों में हमने देखा किस तरीके की बयानबाजी हो रही है। महंत आदित्यनाथ जी के बयान को हम दे लें, साक्षी महाराज जी के बयान को देख लें, मेनका गांधी जी के बयान को देख लें, और हमने हाल के दिनों में देखा है पिछले साल किस तरीके से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगे की चपेट में धू धू कर जला। तकरीबन 480 दंगे दर्ज किए गए सितंबर महीने तक उत्तर प्रदेश में। ये भी देखा गया, आईबी की रिपोर्ट है जो होम मिनिस्ट्री को सबमिट की गई, कि बिहार में जब से बीजेपी और जदयू का के बीच अलगाव हुआ, दंगों में 3 गुना इजाफा हुआ। इसके पीछे मूल कारण क्या मान रहे हैं आप? लव जिहाद जैसे शब्द बनाए जा रहे हैं। इसका कारण पर अगर विश्लेषण हम करें तो बातें बहुत आगे बढ़ जाएगी। अभी उन बातों की विशेष चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना हम संकेत देना चाहते हैं कि जो आदमी सत्ता में रहता है, सत्ता से यदि बाहर निकल जाता है, तो फिर उस समय जो उसके बाहर निकलने के बाद जो सत्ता में आते हैं, उसके सामने वो चैलेंज उपस्थित करना चाहते हैं। ऐसी रीति रही है। तो ये दंगा में थोड़ी वृद्धि, कानून व्यवस्था में थोड़ा गिरावट और बयानबाजी, ये सारी बात जो आती है उसी सिद्धांत का पार्ट एंड पार्सल है, जिसको हम लोग यूजुअल मानते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी मामला सेट राइट हो जाएगा और हो रहा है। तारा सहदेव का मामला हम देख रहे हैं, वो भी परवान चढ़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ पर पाबंदी लगाई जाती है, महंत आदित्यनाथ पे माफ़ करेंगे, इसके बावजूद वो बयान देते नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि मदरसे में राष्ट्र धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता। इसके पीछे क्या मान रहे हैं? कौन सी
रणनीति है भाजपा की। ऐसे ही शायद रणनीति जो तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि जो अमित शाह जी वैसे ही कोई रणनीति लेकर के आए थे उत्तर प्रदेश में, और पूरा उत्तर प्रदेश जब धू धू कर जल रहा था तब कहीं ना कहीं वोटों के पोलराइजेशन की एक ऐसी कवायद हुई वहाँ पर कि 71 सीटें भाजपा ले गई। हम देख रहे हैं कि अब 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और एकाएक इस तरीके की बयानबाजी फिर से भाजपा के अंदर से बढ़ गई। जहाँ तक बयानबाजी और भाजपा की रणनीति का सवाल है, हम कहना चाहेंगे कि उनकी रणनीति का एक पार्ट एंड पार्सल है एडवर्टीजमेंट, बाई मनी, बाई फेक र्यूमर्स। ये सब के आधार पर धार्मिक भावना को बहला करके, झूठी बात को कह करके वो लोग प्रायः चलते हैं, और उसी के कारण उनका ये बिहार में और हिंदुस्तान में एक बार मौका मिल गया है। और जबकि अब लोग सब समझने लगे हैं, समूचे हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं, और बिहार ने तो अपनी समझदारी बतला दी। रही बात, देखिए, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, सब धर्म में अच्छे अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं। तो जो कट्टरपंथी हैं जिस समाज में, वो दूसरे धर्म के बारे में उनकी सोच अलग होती है। वो सोचते हैं कि उसको हम कैसे बदनाम करें, इसलिए वैसा कहते हैं। मैं मानता हूँ कि मुसलमान धर्म मानने वाले लोग जो मकतब मदरसा में बात करते हैं, पढ़ाते हैं, हम बहुत जगह गए, देखा कि साहब वहाँ राष्ट्रीयता का, हिंदू देवताओं के प्रति भावना का, हिंदी के भावना कूट कूट के भरी है, राष्ट्रगीत सुनाते हैं। अब काबुल में गधे नहीं होते हैं क्या, यही प्रश्न है। उस हालत में अगर माइनॉरिटी के कुछ लोग ऐसे तत्व हैं जहां हो सकता है इस प्रकार की बात हो, तो संज्ञान में आएगा, हम लोग कार्रवाई करते हैं। उसी प्रकार से हिंदू की भी बात है, हिंदू कोई बचा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं कि सैन्य प्रक्रिया में सेना से बहुत लोग मुसलमान हैं जो कि अपना आहुति दे दिया हिंदुस्तान के को बचाने के लिए। अब बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो यहाँ गुप्त दस्तावेज पार्सल कर रहे हैं दूसरे राज्यों का। तो ये हिंदू साध्वी प्रज्ञा जैसे बहुत सारे नाम जो भी वो नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ जान करके, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सब धर्म में, सब जाति में कुछ गलत लोग होते हैं, उसके चलते उस जाति और धर्म को बदनाम नहीं किया जा सकता है, ये मेरी मान्यता है। चलिए मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका पुरवैया दिग्गज में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। एक अहम सवाल अभी उठता है, हम थोड़ा सा रुख करते हैं बिहार की ओर। एक दौर था जीतन राम मांझी जी कि कहीं ना कहीं बिहारी शब्द एक स्टिग्मा के रूप में दर्ज किया जा रहा था। दिल्ली, मुंबई, तमाम दूसरे शहरों में बिहारी शब्द इसे एक तमगे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। नीतीश जी ने जब कमान संभाला बिहार का, उनकी सबसे पहले कोशिश ये थी कि बिहारी शब्द पर बिहारियों को गर्व हो। इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे जीतन राम मांझी? देखिए, पहले ही मैंने कहा कि जब हमें सेवा करने का मौका मिला है जब मुख्यमंत्री, हमारा पहला स्टेटमेंट यही था कि अगर खराब हाथों से खराब कुशासन हमको अगर मिलता तो हम सोच सकते थे कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करेंगे। लेकिन हमको तो सुधरा हुआ बिहार मिला, बनाया हुआ बिहार मिला, उसी में कुछ आगे बढ़ाने की बात हो सकती है हम करें, और वही आज हम कर रहे हैं। तब रही बात कि उस समय तक बिहारी कहलाना विदेशों में या देश के अन्य राज्यों में एक शान की बात हो गई थी, वो आज भी बरकरार है। और वही नक्शे कदम पर चल के कि बिहार में हम बिहार को प्रतिष्ठा देंगे, बिहार में उपनिवेश लावेंगे, बिहार को उन्नति करेंगे, बिहार के लोग हमारे बाहर नहीं जाएं काम करने, उनके लिए यहाँ करेंगे। बिहार के विद्यार्थी बाहर न जाएं, यहाँ इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे। खुला यूनिवर्सिटी की बात चल रही है। नालंदा विश्वविद्यालय के गरिमा को हम लोग पुनर्स्थापित किया है। 19 तारीख को फिर हम लोग वहाँ जा रहे हैं। उसका विधिवत 2006 से तकरीबन ऐसी बातें सुनने को आ रही है कि पलायन को रोकेंगे, जो विद्यार्थी बाहर जाते हैं उसे हम रोकेंगे। हम देख रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से पलायन अभी भी चल रहा है।
सीमांचल की बात कर लें, कोसी की बात कर लें, अभी भी ज़बरदस्त तरीके से लाखों की तादाद में लोगों का पलायन है। वजह आजीविका का साधन नहीं है। 2006 से ये कवायद शुरू हो गई थी कि बिहार को इथेनॉल हब के रूप में डेवलप करेंगे। उस वक्त नीतीश जी ये कहा करते थे कि इथेनॉल हब हम इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि केंद्र हमें मदद नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लग रहा है, बिहार की आर्थिक प्रगति में आखिर रोड़े कौन लगा रहा है, कौन अटका रहा है? देखिए, इसमें स्पष्ट बात है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि सोशल थॉट्स है। सोशल थॉट्स में ऐसा होता है, जो सोचते हैं आप, उससे अगल बगल का रिजल्ट भी आ सकता है। मैथमेटिक्स में होता है 2 जोड़ 2 4 होगा, 5 नहीं बनेगा। लेकिन सोशल थॉट्स में कुछ होता है। आपने जो कही कि साहब पलायन हमारा हो रहा है, पलायन हो रहा है, ये बात सही है। लेकिन रेशियो देखिए, अगर पहले 100 में 45 पलायन करते थे तो आज 100 में 10-20 पलायन करते हैं। और वो भी पलायन करते हैं इसलिए कि उनको कोई बेटर जॉब मिले, स्किल्ड लोग बाहर जाते हैं। और नहीं तो पहले साधारण लोग भी जाते थे और आज भी थोड़ा जाते हैं। और यही कारण आप जाके हरियाणा में पूछिए, आप महाराष्ट्र में पूछिए, हरियाणा में मजदूरों की मजदूरी उस समय पहले 200 रुपया देते थे, आज 500 रुपया भी देने पर मजदूर वहाँ नहीं मिलता है। महाराष्ट्र की कई एक फैक्ट्रियाँ बैठ गई है, बैठने के कगार में है, क्योंकि बिहारी मजदूर वहाँ अब जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहीं मिल रहा है। तो क्रमबद्ध है, हम लोग लगे हुए हैं, रोक रहे हैं, आगे जाके रुक जाएगा। कोसी की बात आप कर रहे हैं। कोसी में जो 2008 में त्रासदी हुई, खुद मनमोहन सिंह कहे थे कि एक नेशनल यह है, ट्रेजिडी है, और कह के गए कि हम उसके लिए कुछ करेंगे। आज एक छटाक भी पैसा भारत सरकार ने दिया हमको। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्रेडिट था कि वर्ल्ड बैंक वालों ने हमें पैसा दिया। 1000 करोड़ जो दिया था उस वक्त केंद्र ने, वो भी वापस मांग लिया था। वो भी उन्होंने वापस मांगा और हम लोग शान की बात आई, हम लोग दे दिया। लेकिन आज उसी कांग्रेस के साथ आप महागठबंधन में, एक अलग बात है, वो अलग बात। पहले ही हमने कहा कि जब बिगर चैलेंज कहीं होता है तो लेसर चैलेंज में आपस में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आज हमारे सामने बिगर चैलेंज है। जब प्रधानमंत्री जी दौरा कर रहे थे बिहार का, बहुत गर्व से उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। जदयू इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है, काफ़ी आंदोलन भी हुआ, दिल्ली में रैलियां भी की, और तकरीबन 2006 से लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं नीतीश कुमार जी। ये मुद्दा कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? आप तो देख रहे हैं ना, हम यही बात कहना चाहते थे, बीच में इंटरप्ट कर दिए आप। कोसी से हम ले रहे थे कि कोसी में उन्होंने नहीं किया, हमने जो पैसा खर्च किया वो पैसा नहीं दिया। बाढ़ के चलते और ये सब के चलते आज हमारा NH है, नेशनल हाईवे रोड है, सब बर्बाद हो गया। जनता तो हमको गाली दे रही है। SH रोड और NH में बहुत कम जनता समझती है। आज साहब उसको रिपेयरिंग करने के लिए हमने 1000 करोड़ रुपया लगा दिया। आज ईमानदारी उनको चाहिए था कि हमको पैसा दे देते तो हम रोड और उनका रिपेयर कर देते। आज भी रोड की बड़ी सख्त खराबी है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम ये पैसा किसने नहीं दिया? UPA की सरकार ने या NDA की सरकार ने? दिल्ली सरकार ने कहा, हम दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। वो अगर चले गए तो इनका भी फर्ज था, जिसके लिए हम जाकर नरेंद्र मोदी जी से हमने मुलाकात की और हमारी अन्य मांगों में ये भी बात थी। फिर उसके अलावे भी हम करते हैं, जैसे आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो किसी न किसी रूप में 2 वहाँ पर दे दिया गया। आज उसका फाइनेंस देने की बात है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कम से कम 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च होता है और उन्होंने 200 करोड़ रुपया दिया दोनों यूनिवर्सिटी के लिए, 100 करोड़। कैसे काम उसका पूरा होगा? और अगर नहीं होगा तो चूँकि मेरे के यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको तो हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो आज 200 करोड़ रुपया तो उनको देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार से बिजली का मामला है, रेल का प्रोजेक्ट्स है, सारे मामला ऐसा है कि जो हम कोटा हमको देना चाहिए वो कोटा नहीं दे रहे हैं। और बल्कि जैसे नेपाल को बिजली देना है, सेंट्रल सेक्टर में बिजली देना है, हमको मिलता है उसी में से देना है। आज हमको आवश्यकता है कम से कम 3000 मेगावाट बिजली की, लेकिन हमको बिजली वो दे रहे हैं मात्र 1600-1700 मेगावाट के आसपास में, उसमें भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं अपना बिजली प्लांट लगाना, उसके लिए हमको कोल लिंक चाहिए। कोल लिंक न दे करके वो कोल ब्लॉकेज देने की बात करते हैं और बहुत कहने पर कोल लिंकेज दिए भी हैं, उसमें बड़ी कठिनाई आ रही है। आज नियम है कि जिस राज्य में
प्लांट लगता है उस राज्य में प्रोडक्ट का आधा भागीदारी होना चाहिए। आज जैसे मान लीजिए कि यहाँ बाढ़ का है, बाढ़ मुकामा में जो ये हुआ है 1350 मेगावाट का उनका ये है, नियमतः 600-650 मेगावाट हमको देना चाहिए। पहले तो 100 मेगावाट पर एग्रीमेंट हुआ था, हाँ 100 मेगावाट पर हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार जी के पहल पर सुशील कुमार मोदी ये थे, क्या नाम उनका, महाराष्ट्र वाले शिंदे साहब जी बनती थे, तो वो आए और आ करके उन्होंने एग्रीमेंट किया, तो आज हमको मिलना स्वीकार हुआ है। लेकिन उसमें भी अभी फर्स्ट प्लांट उसका बना नहीं है, उसको बनाने में उनको मदद करना चाहिए। हमारा नबी नगर का प्लांट है जहाँ इसको पावर प्लांट, वो भी अभी अधर में पड़ रहा है पैसा के अभाव में। और जितना भी चाहे बरौनी का हो, कांटी का हो, जहाँ भी उनको जो मदद करना चाहिए, चूँकि यहाँ पर तो बना हुआ है नियम कि हम 90% वो देंगे, 10% देंगे हम, 75% वो देंगे, 25% हम देंगे, 60% वो देंगे, 40%। हर चीज़ में भागीदारी है। बिहार की उपेक्षा ये सरकार भी कर रही है, पहली सरकार ने भी किया था। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बिहार के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसके चलते हमको बहुत दिक्कत हो रही है, काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर एक समीक्षा करना आप बैठें, मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रधानमंत्री 100 दिन बहुत सारे वादे किए थे, सब्ज बाग दिखाया था, 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे आप नरेंद्र मोदी जी को? बहुत पहले बोल दिए हैं कि उनको 3 अंक हम देना चाहते हैं। 10 में से 3 अंक देना चाहते हैं। आज देखिए ना, 6 लाख इंदिरा आवास हमको वो देते थे, घटा करके उन्होंने कर दिया 2,80,000। अब जब हम लोग तैयारी किया 2,80,000, तो उसमें भी कहते हैं कि नहीं हम 50,000 नहीं दे पाएंगे, मानी 1.25 लाख इंदिरा आवास हमको देंगे। तो गरीब कहाँ यहाँ के जाएंगे? कहाँ का यहाँ काट लेंगे। अभी छात्रवृत्ति के बारे में यहाँ बहुत हल्ला हुआ, पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति में वो बाबा आदम से 80 करोड़ रुपया दे रहे हैं, नियम है 50-50, तो 80 करोड़ देंगे तो बिहार लगाएगी 80 करोड़, तो 160 लाख होता है। हम खर्च कर रहे हैं 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो 100 करोड़ उनका मान लीजिए, तो बाकी 400 करोड़ तो हम खर्च कर रहे हैं, तो 400 करोड़ उनको देना चाहिए था। अगर 400 करोड़ रुपये हमको दे देते हो, तो आज हर तरह के पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा बच्चों को जो बाहर पढ़ते हैं, हम छात्रवृत्ति नहीं दे पाते कमी है। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं विवादित बयान को लेकर के। कभी बात कर देते हैं कि बाढ़ पीड़ित जो है चूहा खा रहे हैं तो ठीक है, उसे जायज़ ठहराते हैं, कभी घूस देना उसे जायज़ ठहराते हैं, कभी कहते हैं कि अपराधी को पुलिस के सामने से बचाया। विवादित बयान के पीछे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जीतन राम मांझी बहुत सरल हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं। आप खुद क्या सोचते हैं? लोग क्या कहते हैं, अगर उस आधार पर हम चलते तो आज हम नक्सलाइट होते। क्लियर बात, ये भी एक विवादास्पद बात हो जाएगी कि जिस प्रकार से हमारे घर पर आकर के तात्कालीन व्यवस्था के पीछे लोग अगर भड़काते थे, अगर हम भड़कते तो चाहे तो कम्युनिस्ट में होते, चाहे आईपीएफ में होते, चाहे नक्सलाइट होते। लेकिन शुरू से ही हमारे दिमाग में बात रही है कि हर बात को समझ करके, हर बात को व्यवहारिक पक्ष को देख करके काम करना चाहिए। और उस पर हज़ार कोई कहता है, लेकिन हम किसी की बात नहीं सोचते हैं, हम अपनी बात जो सोचते हैं उसी को कैरी आउट करते हैं। और ये हमारे जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। हम राजनीति में आने के लिए दुनिया में कोई आदमी नहीं कहता था, क्योंकि हम सेंट्रल सर्विस में थे। आज भी अगर रिटायर होते तो कम से कम 30,000 रुपया पेंशन हमको मिलता रहता, सब तरह से ठीक थे। लेकिन हमको लगा कि नहीं, हमको समाज में काम करना चाहिए, तो हम आज यहाँ आ गए। यहाँ आए भी तो किस प्रकार से हम राजनीति में अपना ढंग अपनाया कि कैसे हम यहाँ पर स्थापित हो सकते हैं, अपना काम किया, होते होते ईमानदारी से आज यहाँ तक भी आ गए। तो आज जो हम सोचते हैं समाज के हित में, वो बात बोलते हैं, दूसरे को नागवार लगता है। आप चूहे की बात करते हैं, हम कहते हैं कहना चाहिए कि चूहा नहीं खाना चाहिए, या लोग कहते हैं कि नहीं खाते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता कहिए तो चलिएगा, हम आपको बताएंगे कि जब फसल काटी जाती है उस समय जो हमारे लोग चूहा मारते हैं, वो बेचारे चूहा नहीं खा पाते हैं। इतना दाम उनको मिल जाता है, बड़े बड़े लोग ले जा कर के उसी को प्रोसेस कर देते हैं और घर में ले जा कर बना के खाते हैं। तो वो खाते हैं तो बहुत अच्छा। और हमारे लोग जो सब दिन ये खाते आए हैं, और आज जब वो सच्चाई कह दिया गया कि हाँ भाई हम भी खाते हैं, लोग अगर खा रहे हैं, हाँ उसको खा रहे हैं, तो क्या गलत बात कर रहे हैं? तो ये तो उनकी बात है। एक बार ऐसी आया, हम बाराचट्टी के विधायक थे, तो कहीं कि साहब बाराचट्टी में तो इतनी भूखमरी है कि लोग घास पात खाने को बाध्य हो रहे हैं। हमको भी लगा कि क्या कहते हैं लोग, तो हम पूछा वहाँ
अब एक पत्रकार को लेते गए तो पत्रकार बड़ी कस के कहा कि देखिए तो ये 10 आदमी लड़कियां औरतें घूम रही हैं, तो क्या कर रहे हैं, घासे पत्त न चुन रही है। हम कहे हाँ ठहरिए ना। हम उन लोगों को बुलाया, हम कहा बेटी क्या कर रही हो, तो सर से एगो कौन थी ये होता है जिसको हम लोग भी साग बना खाते हैं कि पानी पड़ता है तो वो निकलता है हर जगह टालुल में, और वही उसी को साग लेती है और उसको बेचती है, वो बहुत महंगा बिकता है, तो इसलिए वैसा बेचते भी हैं और हम खाते भी हैं। हम कहा कि आप समझ में आया आपको, आप लोग बैठे बैठे लिख लेते हैं। नीतीश जी टीका टिप्पणी नहीं करते आपके इन बयानों पे कभी भी? काहे करेंगे, वो समझते हैं वास्तविकता को, वो समझते हैं, वो धरातल के आदमी है। यही ना है कि गलत लोग प्रचार कर देते हैं और उस पर हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन हमको लेना चाहिए था, लेकिन हम कहते हैं छोड़िए, कहने दीजिए इनको। घूस में क्या कहा था, हम कहा था 1990 से 94 के बीच में हम विधायक नहीं थे। हम घर गया में घर है, उसमें 5,000 का या 5,000 का इलेक्ट्रिक बिल आया। हमारा बेटा मांगा संतोष कि पापा 5,000 का बिल आया, तो हम कह रहे न पंखा मेरे के यहाँ चलता है, न मेरे के यहाँ फ्रिज है, न मेरे के यहाँ टीवी है, न और कुछ है, तो इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो जा करके इसको कहना रिकास्ट करने के लिए और बतलाना सारी बात को। वो गया वहाँ रिकास्ट करवा करके लाया 1,500 और 1,700 पैसा काट करके बाकी पैसा दिया। हम कहा कि तुम दे रहे हो, तो हाँ कहीं उन लोग कि हाँ से 1,500 में आपका हो गया, चूँकि गलती बिल चला गया था। तो हमको लगा कि 200 रुपया उनको और हम चाय पानी के लिए दे दें, यही तो दिया था, तो इसको घूस है। लेकिन इसमें हमने कहा था कि रॉन्ग बिलिंग किया वो, अगर हमारे आदमी जाकर अप्रोच नहीं करता तो दूसरे से तो तहसील लेता, तो रॉन्ग बिलिंग क्यों हुआ है, ये भ्रष्टाचार है, ये गलत है। इस चीज़ को दर्शाना चाहे तो कहें कि जितना मानी तो कहते हैं कि घूस दे करके हमने काम कराया है। तब इसको हम क्या कहें, कितना हम ये करते चलें, स्पष्टीकरण करते चलें। हर बात जो सतह की है, वास्तविकता है, उसको मैं करता हूँ। और उसमें जो कुछ लोग हैं समझते होंगे कि आउट ऑफ वे करते हैं, तो बात करते रहें, हमको उससे कोई चिंता नहीं। हम अपनी बात जो सतह की बात है, वास्तविकता है, कहते रहे हैं, कहते रहेंगे। कब सब दूसरों की चिंता हमको नहीं है, और ख़ास करके आप लोग जो परोसते हैं उसकी चिंता तो अब कतई नहीं हमको होने लगी है। चलिए जीतन राम मांझी जी, जी पुरवैया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरवैया दिग्गज में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।